Hi everyone, welcome to Major HS Skills Balnoy Academy. Myself Reshma, I am chemistry faculty here. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 30 क्वेश्चन का केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन का सेट जो आपके अपकमिंग एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। और यही नहीं, साथ में उसको सॉल्व करने की ट्रिक, द वे आप उसको कैसे सॉल्व करें और आपका रिवीजन कैसे हो। अगर रिवीजन टाइम पर हम इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये हमारे रिवीजन को और बूस्ट करता है। मतलब जर्नली क्या होता है, हम लोग पढ़ते रहते क्वेश्चन अप्लाई नहीं करते तो हमें पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल में जो हम पढ़ रहे थे क्या उसमें हमें हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर भी पाएंगे कि नहीं। तो वही सारे मेथड्स को हम आज डिस्कस करने वाले हैं हमारे इस केमिस्ट्री के टेस्ट पेपर पे। तो लुक एट दिस क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द वेवलेंथ इन अ नैनोमीटर एसोसिएट विद द प्रोटॉन मूविंग एट अ, दैट्स मीन ये इसकी वेलोसिटी गिवन है, ये मास गिवन है एंड दिस इज h, दैट इज अ प्लैंक कांस्टेंट। तो सबसे पहले जो भी आपके पास रिलेशन गिवन है आपने उसका फॉर्मूला देखना है। क्या इससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला है, याद कर लो, आपको याद भी आ जाएगा। दिस इज h अपॉन mv, यही रिलेशन था। मतलब सारी वैल्यूज आपको गिवन है, सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 6.63 इंटू 10 टू दी पावर -34 अपॉन मास कितना है 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27 इंटू वेलोसिटी, दिस इज 1 इंटू 10 टू दी पावर 3। राइट, कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं है। जर्नली जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करते हो तो आपको चीजें थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन भी इजी होनी स्टार्ट हो जाती है। देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे, पावर टू पावर देख लेते हैं यहाँ पर, दिस इज 27। पहले पावर सॉल्व करते हैं, ठीक है। -27 प्लस 27 हो जाएगा, +3 -3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, दिस इज -34 एंड दिस इज +27 24। मतलब आप लोग ना मेरी कैलकुलेशन में मत रहिए, आप लोग अपनी कैलकुलेशन कीजिए। द वे हर एक का अपनी कैलकुलेशन का अलग होता है। मतलब ओवरऑल मैंने पावर सॉल्व कर ली, 10 टू दी पावर -10 मेरी पावर आ गई। नाउ आई हैव टू सॉल्व, अब मैं सॉल्व कर रही हूँ। दिस इज 663 एंड 167, this is 663 167, okay, yes, ये आ जाएगा 4, 4, उसके बाद 3 एंड समथिंग एंड 10, this is 27 4.0, this is, और हमें निकालना है कि इसमें इट इज इन अ नैनोमीटर। नैनोमीटर में मतलब ये जो हमारा आंसर निकल रहा है ये मीटर में निकल रहा है, हमें नैनोमीटर में निकालना है। तो इसको दिस इज 0.40 एंड इट इज इन एन ऑप्शन, दिस इज इन अ ऑप्शन। राइट, ये 4 इंटू 10 टू दी पावर -10 दैट इज इन अ मीटर, ये मीटर में था, इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लिया। ओके, और 4 पॉइंट समथिंग और है बट मैंने उसको निकाला नहीं क्योंकि हमें तो डेसिमल के 2 प्लेस तक ही चाहिए था। हाँ, ये सारा क्लू आपको मिलेगा आपके ऑप्शन से। मैं वापस बोल रही हूँ, आपको अपनी कैलकुलेशन करनी है। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी क्विक फॉर फास्ट कैलकुलेशन करी है, आप लोग को बेसिकली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉलोइंग इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन अ आयरन। ठीक है, आयरन, वाटर, दिस इज, ठीक है, मतलब वाटर जो था इतना टेम्परेचर था, स्टीम। पता है आपको ये रिएक्शन ना हम लोगों ने सबने देखी हुई होती है, देखी हुई होती है। वो घर में जब हम रोटी बनाते हैं ना तवे पर, तो कभी उस पर पानी डल जाए तो आपने देखा होगा मम्मा हमेशा मना करती है कि इस पे पानी मत डालो। रीजन ये होता है क्योंकि बहुत रैपिड रिएक्शन होती है और फेरिक ऑक्साइड बनता है। ये फेरिक ऑक्साइड मतलब होता है रस्ट आयरन। तो ये जो हमारा तवा होता है ना जिसमें हम लोग रोटी बनाते हैं उसको रस्ट कर देता है, और इतना रस्ट कर देता है कि अगर आप पानी बार बार डालते रहेंगे, मतलब जब तक कि वो गर्म रहे, तो उसमें होल तक हो सकता है, खराब हो सकता है। खैर ये रिएक्शन है। और एक और हार्म डिफेक्ट है, इसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, देखते हो ना एकदम धुएं की तरह निकलती गैस। इट इज डेंजरस फॉर अवर आई। आगे देखते हैं, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड गुड फॉर अ केमिकल इक्वेशन। देखो जब भी हम किसी भी केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करते हैं ना, एंड वी सेड ये बैलेंस्ड है, तो जितनी भी आपकी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस हैं वो सारी की सारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड होगी। ठीक है, ध्यान समझना। अगर वो बैलेंस नहीं हो पा रही इक्वेशन, इसका मतलब वो इनकम्प्लीट है, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही। तो यस, ये दोनों करेक्ट है, मतलब ए वाला हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ लें, नेक्स्ट पर आ जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट दिस, क्या कहता है क्वेश्चन, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक लाइम। स्लेक लाइम मैं आपको ऐसे ही बता दूं, जनरली आपने देखा है जब व्हाइट वॉश हो रही होती है ना, तब वो लाइम लेते हैं, उसके अंदर पानी डालते हैं और पीछे हट जाते हैं, क्योंकि ये जो पानी होता है ये एकदम ऊपर तक आता है ना, और ऊपर तक आने पे अगर आप वहां पर खड़े रहें और वो जो वाटर है वो ड्रॉपलेट होकर आपके हाथ पर आ जाए तो आपकी स्किन को जला देता है। इसका मतलब ये कैसे रिएक्शन है, इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब आपने हीट नहीं दी, आपने तो सिंपल चूना लिया, उसमें पानी डाल दिया, उसमें हीट अपने आप रिलीज हो रही है, दैट इज अ काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पर देखते हैं इस रिएक्शन के बारे में, दिस इज द रिएक्शन, ओके, दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बिल्कुल है, दो ने कंबाइन करके एक ही प्रोडक्ट बनाया, इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बिल्कुल है, हीट रिलीज हो रही है। एंडो नहीं है, हमने हीट नहीं दी, हमने पानी डाला था भाई। हाँ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी नहीं है, इसका मतलब ये हमारी कॉम्बिनेशन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब ए और बी ऑप्शन आर करेक्ट एंड डी ऑप्शन में हमारा ए एंड बी आर करेक्ट। डन हो गई बात, ओके चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहते हैं जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये सच एज अ रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, लिख लेते हैं ना, सोडियम सल्फेट NaSO4 Na2SO4 होता है, एंड दिस इज बेरियम क्लोराइड, दिस इज BaCl2 बेरियम क्लोराइड। अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे, मतलब इक्वेशन, तो ये हो गई NaCl प्लस BaSO4। क्या हुआ भाई, ये रिएक्शन ऐसे हो गई, दिस इज लाइक दिस, है ना, इसे क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिल्कुल ठीक है। इसमें जब भी हम किसी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट आता है कि यहाँ पर चेंजेस किसका हुआ, क्या यहाँ पर जो चेंजेस हुआ, हाँ, क्या यहाँ पर जो चेंजेस हुआ वो एटम्स का हुआ है, क्या यहाँ पर जो चेंजेस हुआ है वो आयंस का हुआ है। देखो आपको एक बात बताते हैं, एक छोटी सी बात, अगर मेरे पास ये कंपाउंड बना है तो ये कंपाउंड तभी बना होगा ना जब इस पे पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज रहा होगा, जब यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहा होगा, है ना। तो ये इसने इसके साथ कंपाउंड बनाया, इसने इसके साथ कंपाउंड बनाया, मतलब एटम नहीं, एक्सचेंज किसका हुआ है, आयंस का हुआ है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है एक्सचेंज ऑफ एटम टेक प्लेस, वी सेड नो, एटम एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस। नेक्स्ट कहते हैं ये प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस्ड, ओके, इनसॉल्युबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस। हाँ, यहाँ पर स्टूडेंट कहेगा कि मैम मेरे को ना कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि मैंने ये रिएक्शन करी नहीं है इसलिए मुझे पता नहीं है, बट मैं आपको बता दूं यहाँ पर सॉल्ट है, तो जब भी आपका सॉल्ट होगा तो प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होगा ही होगा, ओके। NaCl तो जानते ही, और कुछ नहीं जानते तो, एंड insoluble salt is produced। जो बेरियम क्लोराइड NaCl है that is a water soluble, बट जो बेरियम सल्फेट है वो वाटर soluble नहीं होता, इसलिए हम बोलेंगे एक सॉल्ट। अब देखो यहाँ पे इसने बोला एन insoluble salts is produced, है ना, अगर यहाँ पे salts वर्ड आता मतलब टॉकिंग अबाउट दोनों सॉल्ट, यहाँ पर वो कह रहे हैं दोनों में से कोई भी एक ऐसा सॉल्ट होगा जो वाटर मतलब जो insoluble होगा, तो वी सेड बिल्कुल है बेरियम सल्फेट है, मतलब हमारे पास BCD करेक्ट है और ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। देखो थोड़ा सा ना इक्वेशंस को पहचानना पड़ता है, थोड़ी सी फ्रेंडशिप करनी पड़ती है इक्वेशंस के साथ, तभी उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सलाइवरी एमाइलेज बीइंग द डाइजेशन ऑफ अ प्रोटीन इन अ माउथ। ओह, ये तो बहुत ही रॉन्ग टर्म बोल दिया, सलाइवा के अंदर प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता ही नहीं है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन तो स्टमक करता है, कौन करता है, HCl करता है। सलाइवा सिर्फ आपके कार्ब्स का ब्रेकडाउन करता है, वो भी उसके लिए उसको टाइम चाहिए होता है, रिएक्शन टाइम मतलब 20 से 25 सेकेंड। आजकल की जनरेशन, आजकल जो आप लोग सारे बच्चे हैं, आप लोग क्या करते हो, आप लोग जब खाना खाते हो तो बहुत जल्दी 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 खाना खाते हो, मतलब आप च्युइंग नहीं कर रहे, तो इसका मतलब क्या आपकी बॉडी में कार्ब ब्रेकडाउन नहीं हो रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है भाई, बिल्कुल हो रहा है ना, क्योंकि नेचर ने आपको ऐसा ही बनाया। नेचर ने का कोई बात नहीं, अगर आपने माउथ में नहीं करी वो प्रोसेस, यानी आपने च्युइंग नहीं करा 25-20 सेकेंड तक, तो वही काम फिर करता है पैनक्रियाज। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस इससे एक लॉस हुआ, डिमेरिट हुआ। डिमेरिट ये हुआ कि जो डाइजेशन की प्रोसेस 2-3 घंटे में कवर हो जानी चाहिए थी, वो फिर टाइम बढ़ जाता है उसका 4 आवर 5 आवर, दैट डिपेंड्स ऑन और भी बहुत सारे फैक्टर्स में है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। सलाइवी एमाइलेज आपके माउथ में प्रोटीन का नहीं, आपके कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करता है। सलाइवरी एमाइलेज ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू माल्टोस, ये वाला स्टेटमेंट ठीक है,
क्योंकि कार्ब्स का ब्रेक डाउन करता है स्टार्च कार्ब्स है जिसको माल्टोस में करता है। वी सेड ये वाला ठीक है, मतलब ए फॉल्स से आर ट्रू है, मीन्स ये वाला हमारा करेक्ट हो गया। ओके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। कहते हैं एंटा एसिड लाइक अ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आर यूज्ड इन अ ट्रीट इन डाइजेशन। देखो बेसिकली क्या होता है, हमें इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। एंटा एसिड का मतलब होता है वीक बेस, है ना, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो बेस्ट एंटा एसिड है हमारी बॉडी के लिए। जब हमारे स्टमक का पीएच 2 से कम हो जाए तो एसिडिक हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, बट अप्रॉक्स 2 के आसपास रहना चाहिए। तो वहां हम अपनी बॉडी में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। ये वीक बेस है जिसका जो पीएच है वो 10 है। ओके ये हमारी बॉडी के अंदर जाता है। ऑफ कोर्स इनडाइजेशन को कैन से इनडाइजेशन, क्योंकि एसिडिटी होगी तो भी तो हमारा इनडाइजेशन होगा ही, तो यस वी कैन से कि हाँ इनडाइजेशन वर्ड बोल सकता है। इनडाइजेशन इज कॉज्ड बाय द ओवर प्रोड्यूसिंग ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बिल्कुल ये ज्यादा प्रोड्यूस हो गया जिससे ज्यादा एसिडिक हो गया, है ना। इन द स्टमक एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ वीक बेस न्यूट्रलाइजर। देखो वही स्टेटमेंट जो अभी मैंने आपको रीजन बताया, आपके सेकेंड स्टेटमेंट में इसका मतलब दोनों करेक्ट है, स्टेटमेंट भी और उसकी एक्सप्लेनेशन भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड अ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके बिफोर वी स्टार्ट आपको पता होना चाहिए जो रेडियस है ना, रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के। अब व्हाट इज एन स्क्वायर हियर, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक। तो फर्स्ट 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, तो दिस इज 149, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये याद रखना, ये रिलेशन है, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके चलिए एक और हमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर विजिबल हो रहा है तो देख लेते हैं। द रेडियस ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस as the electron moves away from our nucleus, ठीक, मतलब आपका ये न्यूक्लियस है, ठीक, ये रहा न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट है। कहते हैं जितना दूर जाएगा रेडियस उतनी ही क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती रहेगी, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है ना। इसके बाद नेक्स्ट कहता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस विद द डिस्टेंस। देखो जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, ये चार्ज वाला, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था दोनों चार्ज के और उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो अगर ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये फोर्स कम होता चला जाएगा। वी सेड बिल्कुल ठीक है, यानी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए ए वाला हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। एटॉमिक रेडियस अगर आपसे कभी भी वर्ड पूछते हैं, दैट मीन द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जो भी हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसके डिस्टेंस को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट अच्छा ये क्वेश्चंस हो चुके हैं हमारे, है ना। अब हम आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल इनटू अ वेजिटेबल घी इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट। सबसे पहले मैं आपको रिएक्शन को लिखकर बताती हूँ, 9th वाले क्वेश्चन के रिएक्शन है। इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। अब नाम पर आ जाओ थोड़ा सा, हाइड्रोजनेशन है मतलब यार हाइड्रोजन का कुछ लेना देना है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये हमारा वेजिटेबल ऑयल लिया और उसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दी, थोड़ा सा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, वो पूरी तरह से डिपेंड करता है इस वेजिटेबल ऑयल को। बट एक चीज है जो यहाँ पर फिक्स्ड है, कैटलिस्ट, मे बी द निकल, मे बी द पैलेडियम। इसके बाद ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, वेजिटेबल फैट, जिसे हम घी और वनस्पति भी कहते हैं। तो ये जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई ना। इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। अब इस रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या लिया आपने, निकल और पैलेडियम। नाउ इसको स्टेटमेंट में ये रहा 9th क्वेश्चन, कहता है कहाँ गया प्रोसेस, कैटलिस्ट कौन सा यूज कर रहे हैं, तो दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन, निकल एंड पैलेडियम, राइट। इक्वेशन भी यहाँ पर लिख दी है, ध्यान से देख लीजिए, डन हो गया। चलो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। 3 होते हैं आपके ना। देखो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, सिंगल बॉन्ड, ठीक, और जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो 2 होते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। अब यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। ये जो होते हैं ये आपके एल्केन्स होते हैं, यानी दिस इज योर एल्केन, जिनके अंदर क्या है आपका
सिंगल बॉन्ड है, बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट है, डन हो गई बात। नेक्स्ट पर आते हैं, जो एल्कीन्स है ये दिस इज एल्कीन्स एंड दिस इज एल्काइन। जो एल्कीन्स है आर मोर रिएक्टिव देन द एल्केन्स बिकॉज दे कंटेन अ डबल बॉन्ड, बिल्कुल ठीक बात है। अब यहाँ पे कह रहा है एल्केन्स जो होते हैं अंडरगो द एडिशन रिएक्शन इजिली, नो, एडिशन रिएक्शन वो इजिली करेगा जिसके अंदर ज्यादा बॉन्ड होंगे। मतलब यहां पर अगर एल्केन्स की जगह एल्कीन्स होता तो हमारा ये स्टेटमेंट करेक्ट होता, मींस 1 और 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट, और थर्ड वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, 1 और 2 ही हमारे करेक्ट हो गए। ठीक है, 1 और 2 क्या हो गए, करेक्ट वाले स्टेटमेंट हो गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। 11th दिख रहा है, मतलब कर सकते हैं, दिख रहा है ना, इसलिए कर सकते हैं। हाँ जी, फूड कैन बी प्रिजर्व फॉर अ लॉन्ग टाइम, या लॉन्ग पीरियड के लिए हमें फूड को प्रिजर्व करना है बाय एडिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्ट और अ शुगर बिकॉज दीज सब्सटेंस। आपने जनरली देखा होगा, इन दोनों का एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। जब आप सॉल्ट या शुगर की बात करें तो हम लोग पिकल्स बनाते हैं ना, पिकल में सॉल्ट भी डालते हैं, ऑयल भी डालते हैं, या जैम बनाते हैं उसमें शुगर डालते हैं, तो ये दोनों ना उसको खराब नहीं होने देते। अगर मैं इसको लैंग्वेज में बात करूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खराब नहीं होने देना, तो खराब नहीं होने देने का मतलब ये होता है कि उसमें जो वो बैक्टीरिया है वो आने नहीं देना, या उसको एक्टिवेट नहीं होने देना। यही तो काम हमारा रेफ्रिजरेटर भी करता है। ओके, अब यहाँ पर कहता है बिकॉज इंक्रीज द पीएच ऑफ फूड। ध्यान से समझना कि सॉल्ट और शुगर जो है दोनों पीएच इंक्रीज नहीं करते, बल्कि और वैसे इंक्रीज करते हैं पीएच, है ना, शुगर करता है, लेकिन शुगर और सॉल्ट दोनों करते हैं। सॉल्ट थोड़ा ज्यादा करेगा एज कंपैरिजन ऑफ अ शुगर, बट इससे प्रिजर्वेटिव की तरह से काम नहीं किया जा सकता। ठीक, किल माइक्रोब्स बाय अ केमिकल पॉइजनिंग, तो केमिकल माइक्रोब्स को किल नहीं करता, माइक्रोब्स को एक्टिवेट नहीं होने देता है। ठीक है, तो वी सेट अभी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अभी नेक्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं। बाइंड टू अ वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस एंड ये अनअवेलेबल टू माइक्रोब्स, यानी ये मिल गया हमारा सबसे अच्छा आंसर, ये इसको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। फिर भी नेक्स्ट वाले में देख लेते हैं, एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर अ एरोबिक फर्मेंटेशन। देखो एरोबिक फर्मेंटेशन इट्स गुड, बट ये यहाँ पर कैटलिस्ट का काम नहीं करेगा, है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन आपकी क्या होती है, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही होती है। यस, फर्मेंटेशन रिएक्शन है ये उसको स्लो डाउन तो करता है, बट नॉट एक्ट एज अ कैटलिस्ट। इसका मतलब यहाँ पर इन तुम्हें से हमारा तीनों स्टेटमेंट कहीं ना कहीं करेक्ट है, बट जो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा सी वाला है, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल नहीं करेगा, उनको एक्टिवेट नहीं होने देगा। ठीक है, उनको एक्टिवेट नहीं होने देगा। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो गैल्वेनिक सेल होते हैं उसमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लो क्या होता है। देखो बहुत इजी है, मैं आपको एक हिंट देती हूँ, ट्रिक की तरह से उसे लर्न कर लीजिएगा। जो गैल्वेनिक सेल है उसमें A to C होता है फ्लो, यानी एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड फ्रॉम द एक्सटर्नल सर्किट। याद रखना, एक्सटर्नल सर्किट में हमेशा कैसे फ्लो करेगा, एनोड टू कैथोड। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर अ गैल्वेनिक सेल। ठीक, नेक्स्ट पर आ जाओ। Galvanized iron does not rust even if the zinc coating is broken. Zinc has a more negative electrodes potential than iron, acting as a sacrification anode. Okay, अभी ध्यान समझना, मेरे पास ये आयरन है, ठीक है, ये रहा आयरन, मैंने इसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी, ठीक है, जिंक की कोटिंग। अब क्या हुआ, ऑक्सीजन प्लस वाटर जो ह्यूमिडिटी है वो आई और उसने जिंक का ऑक्साइड बना दिया। अभी ये जो ऑक्सीजन है आयरन के पास पहुंच ही नहीं पाए, रिजल्टेंट जो आयरन है उस पर रस्ट नहीं हो पाया। बट अगर ये लेयर रिमूव हो गई तो ये दोनों आयरन पर जाएंगे और आयरन को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो मतलब जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है ये तो रॉन्ग हो गया कि जिंक की कोटिंग हट जाए तब भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर जिंक की कोटिंग हट गई तो आयरन पे रस्ट होना ही होना है। कहते हैं जिंक, यस। अब क्वेश्चन ये, व्हाई वी यूज द जिंक हेयर, क्योंकि जो आपकी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसमें जिंक इज जस्ट अबव द आयरन, यानी ये इससे ज्यादा रिएक्टिव है। ज्यादा रिएक्टिव इसलिए होगा क्योंकि ये से क्या होगा, मोर नेगेटिव होगा। जो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होना स्टार्ट हो जाता है। यस, बी इज करेक्ट, ए इज रॉन्ग। तो ए, सॉरी, this is A is wrong or B is correct, not correct, this
यस, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर, है ना। ये ए वाला आपका जो हो गया, ये वाला रॉन्ग हो गया और रीजन आपका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ अ रिड्यूसिंग एजेंट। चलो मैं थोड़ा सा रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में आपको बताती हूँ क्या होता है। डू यू नो द रिड्यूसिंग एजेंट? बहुत ईजी है। यहाँ पर ना थोड़ा सा स्वैप कराऊंगी मैं आपको। देखो, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा, मतलब जो ऑक्सीडेशन कर रहा है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो रिडक्शन कर रहा है वो आपका क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ना इसको ध्यान से समझना कि यहाँ पर स्वैप है, ऑक्सीडेशन जो कर रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो रिडक्शन कर रहा है वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको देख लीजिएगा। देखो बहुत इजी है, अगर आपको ऑक्सीडेशन वर्ड समझना है तो ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव वैलेंसी। ये तो हो गई सारी प्रॉपर्टीज, हमने रिकॉल कर ली। लेट्स सी द ऑप्शन क्या कहता है। द सब्सटेंस दैट गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड इज ऑक्सीडाइज। देखो वी टॉकिंग अबाउट द रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट यानी जो ऑक्सीडेशन कर रहा होगा, तो ये तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, तो यानी ये गेन नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो गेन इलेक्ट्रॉन में जो भी दो ऑप्शन है उनको एलिमिनेट कीजिए एंड टुक दिस लॉस। तो लॉस इलेक्ट्रॉन करेगा, एब्सोल्यूट राइट, बट ऑक्सीडाइज्ड होगा, तो दिस शुड बी करेक्ट, क्योंकि रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइज स्वैप है। ओके, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, चीजें समझ में आएंगी। जो पढ़ा हुआ है उसको रिकॉल करो, डेफिनेटली समझ में आएगा। नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15 पर क्या कहता है। ओके, यहाँ पर एक रिएक्शन है MnO2 + 4HCl, दिस इज MnCl2 H2O एंड क्लोरीन। द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो क्या कर रहा होगा? रिडक्शन कर रहा होगा। अब यहाँ पर आपने जो रूल्स लिखे हैं उसको स्वैप कीजिए। देखिए MnO2 यहाँ पर MnCl2, यानी मैग्नीज में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। अगर इसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीज का क्या हो गया है? सॉरी, मैग्नीज का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो यानी जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब कि यहाँ पर MnO2 जो है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, इजी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। बस ये यहाँ अगर आपको रूल समझ में आ रहा है, ये रूल ऑक्सीडेशन के है, इसको स्वैप करोगे आपके रिडक्शन के रूल्स आ जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन हमें नहीं विजिबल हो रहे, इसलिए नेक्स्ट पर आते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट दिस। यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्या कहता है। बॉइलिंग वाटर, पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस एट द हायर एल्टीट्यूड, दैट्स ट्रू। इसका अगर रीजन भी जानना हो तो ये होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है या बॉइलिंग प्रोसेस है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जब हम हायर एल्टीट्यूड में जाते हैं तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है? रिड्यूस। मतलब यहाँ अगर आपका वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल हो रहा है तो हायर एल्टीट्यूड में लेस देन 100 डिग्री में बॉयल होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर आओ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर हायर एल्टीट्यूड लोअर देन अ सी लेवल। बिल्कुल, जैसे जैसे सी लेवल इज द अर्थ सरफेस, वो हमारे अर्थ का सरफेस है। जब आप उसको लेफ्ट करेंगे, ऊपर की साइड में जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वी सेड बिल्कुल ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और सेम उसको रीजन दे रहा है। आप बस ये ऐड ऑन कर लीजिएगा कि जो बॉइलिंग प्रोसेस है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। कहता है इनमें से लिस्ट सेलेक्ट द करेक्ट वन। तो एक साइड आपको ओर गिवन है और एक साइड आपको मेटल गिवन है, तो आपको उसको मैच करना है। चलिए, सबसे पहले सिनाबार। सिनाबार आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमारे इंडिया में वी ऑब्टेन द मर्क्यूरी थ्रू द सिनाबार। तो सिनाबार A is 2। अब मैंने देखा A2 मेरे A और C में है, मतलब मैंने B और D को पहले ही एलिमिनेट कर दिया। ठीक, बॉक्साइट के बारे में तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। अब आप बोलोगे हर एक के बारे में मैंने पता हो सकता है, नहीं, पता होना चाहिए। अगर मेरा ये स्टेटमेंट है तो उसके पीछे जस्ट मस्ट बी अ रीजन। रीजन पता है क्या है? ये मोस्ट अबंडेंट ओर है, मतलब एल्यूमिना Al2O3 की फॉर्म में सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम हम इसी से ऑब्टेन करते हैं, मोस्ट अबंडेंट ओर है। तो बॉक्साइड इज 2 का 1 ए में आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा, मतलब हमें आंसर मिल गया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। हेमेटाइट आयरन होता है, डायरेक्ट है ये, हेमेटाइट आयरन है, एंड गैल्ना जो है वो लेड का होता है। देखो जब भी आपके इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो डोंट बी कंफ्यूज कि आपको चारों आते होंगे, हो सकता है कि एक आपको नहीं आता हो या कोई दो आपको बहुत श्योर आते हो। ये वाले क्वेश्चंस में कोशिश ये कीजिएगा कि ऐसे इसको ट्रैक
करने की कोशिश करेंगे ना, तो मान लो, मतलब मैं सब नहीं बोल रही हूँ कि आपको चारों नहीं आएंगे, हो सकता है कि आपको सारे आते हो, बट अगर आपको चारों ना आते हो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, है ना, कि दो से भी आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलीमर्स। आप पॉलीमर जानते क्या होता है? पॉली वर्ड का मतलब होता है एक, सेम, चेन, एक ही सब्सटेंस की लंबी चेन। तो पॉलीमर्स में ना आयनिक बॉन्ड होते हैं, इसकी वजह से ये ना हार्ड प्रॉपर्टीज शो करते हैं, हार्ड हो जाते हैं। जैसे हमारे टायर है और बैकेलाइट है, और देयर आर सेवरल पॉलीमर्स, पॉलीथीन, ये सब हमारे आसपास पॉलीमर्स ही हैं, है ना। नॉन स्टिक हमारे यूटेंसिल्स होते हैं, उस पर टेफ्लॉन की कोटिंग, दैट इज आल्सो अ पॉलीमर। तो नायलॉन, रेयॉन, ये सब हमारे पॉलीमर्स हैं, ठीक है। अभी पॉलीमर्स के बारे में यहाँ पर क्या दिया है वो हम देख लेते हैं। बेकेलाइट इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यूज फॉर अ मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विच। ओके, बेसिकली थर्मोसेटिंग क्या होता है? थर्मोसेटिंग इज अ वे कि एक बार बन गया, अगर आप इसको दोबारा गर्म करेंगे तो ये रीयूज नहीं हो सकता। सम प्लास्टिक्स ऐसी होती हैं जो थर्मोप्लास्टिक होती है, उनको गर्म करा दोबारा आप रीयूज कर सकते हो। तो बेकेलाइट जनरली, अगर मैं आपको ऐसे ही बताऊं, इलेक्ट्रिक स्विच अगर आपने नहीं देखे हो, आपके प्रेशर कुकर का हैंडल होता है ना ब्लैक कलर का, दैट इज बेकेलाइट। तो यस, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं। जो पीवीसी है दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड इज यूज फॉर मेकिंग रेनकोट एंड पाइप्स। एब्सोल्युटली राइट, रेनकोट्स वगैरह बनाने में इसको यूज किया जाता है। पाइप भी पीवीसी पाइप्स होते हैं, इवन हम लोग मार्केट में लेने भी जाते हैं तो बोलते हैं ना पीवीसी पाइप दे दो, जो प्लास्टिक वाले हमारे पाइप्स होते हैं, बिल्कुल ठीक है। natural rubber is a polymer of isoprene, absolutely right, this is the statement। जो हमारी आइसोप्रोलीन होती है उसी को नेचुरल रबड़ कहते हैं। और आप जानते हैं बहुत सॉफ्ट होती है, और आप सोचोगे रबड़ तो सॉफ्ट नहीं होती, इसमें क्या किया जाता है, सल्फर मिला के गर्म किया जाता है, तब जाकर ये वल्कनाइजेशन प्रोसेस की जाती है, जिससे ये हार्ड होती है। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन कर सकते थे, बट एक्चुअली अगर ठीक से पढ़ा हो तो इसमें कंफ्यूजन का कोई स्कोप होता ही नहीं है, नहीं होता ना, हो गया सॉल्व। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट जो है वो है वाटर गैस। पहले ही बताइए, क्या आप वाटर गैस के बारे में कुछ जानते हैं? कभी कहीं पढ़ी हुई है वाटर गैस? जो जब हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो रहा होता है, चलो मैं हाइड्रोजन प्रोडक्शन में नहीं, मैं आपको थोड़ा इजी वे में बताती हूँ। जनरली क्या होता है ना, जब टर्बाइंस होती है ना हाइड्रो पावर प्लांट्स में, दैट्स अ बहुत बड़े बड़े व्हील, जब उनके ऊपर वाटर आकर गिरता है तो वाटर की टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, जैसे ना स्टीम फॉर्म, और वो इससे टकराएगा और ऐसे ऐसे करके गिरेगा। ये यहाँ पर स्टीम गिर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, कार्बन सेट कर देते हैं। कौन सा कार्बन? बिल्कुल रेड हॉट कार्बन ना, कोयला फॉर्म में दहकता हुआ। उसके ऊपर क्या होता है, जब ये वाटर आकर गिरता है तो यहाँ पर बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। फिर इसके ऊपर ये वाटर तो कंटिन्यूअस गिर रहा है, बिल्कुल बार बार आता रहेगा, फिर ये हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब आप देखो, एक ही प्रोडक्ट प्रोसेस है, क्रिप्स प्रोसेस बोलते हैं इसको, और तीन प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हो रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन, ये दोनों मिक्स हुई हुई होती है, इसको हम बोलते हैं वाटर गैस, ठीक है। तो ये है वाटर गैस, दिस इज योर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। ये हमारी प्रोड्यूसर गैस हो जाती है, ठीक। गैसेस कंपोजिशन कर लीजिए, मीथेन सबसे ज्यादा हमारी बायोगैस में होती है, ठीक, ओके। और जितनी भी आपके गैसेस फ्यूल है ना, सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू प्रोड्यूसर गैस की होती है। तो प्रोड्यूसर गैस को जब भी यूज करते हो साथ में वाटर गैस या कोल गैस उसमें ऐड कर दी जाती है। और एक और चीज आपको बताती हूँ, सिर्फ बायोगैस एक ऐसी गैस फ्यूल है जिसकी अपनी स्मेल है, क्योंकि उसमें मेथेन है, मेथेन की स्मेल होती है बड़ी गंदी सी। अदरवाइज बायोगैस में ना, बायोगैस के अलावा जितनी भी गैसेस फ्यूल है, किसी की भी कोई स्मेल नहीं होती, दे ऑल आर द ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस का मतलब समझते, स्मेल ही नहीं है। तो इसमें क्या किया जाता है, स्मेल के लिए एजेंट डाला जाता है, स्मेलिंग एजेंट डाला जाता है। जैसे हमारी, अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, एलपीजी है घर में, उसकी भी स्मेल है, लेकिन उसकी तो बड़ी गंदी से स्मेल आती है। मतलब स्मेल तो आती है ना, पेट्रोल डलाने जाते हैं, पेट्रोल की हमें स्मेल आती है, उसकी भी स्मेल नहीं होती। तो इनके अंदर जो एजेंट डाला जाता है, इसको आप नॉकिंग एजेंट बोल सकते हो, डिटेक्टिव एजेंट बोल सकते हो। तो मैं अभी एलपीजी वाला आपको बताती हूँ। तो एलपीजी में जो है वो है आपका, दिस इज थायोएथेनॉल, दिस इज एथाइल मरकैप्टन। ये स्मेलिंग एजेंट है जो सिर्फ डिटेक्शन के लिए डाला गया, क्योंकि उसकी तो खुद की कोई स्मेल थी ही नहीं, है ना। बात समझ में आई? उसकी खुद की तो कोई स्मेल नहीं थी, इसलिए इसमें डाला गया। चलो नाउ नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 20 तक हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं, कम टू द 21th क्वेश्चन। 21 क्या कहता है,
एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज वन इन विच, पहले मैं आपको इसे बता दूं, दो रिएक्शंस को कंपेयर कर लीजिए, एक एक्सोथर्मिक एक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वो होती है कि जैसे रिएक्शन करा तो बहुत सारी हीट रिलीज हुई, जैसे आपने अभी करा था, क्या लिया था आपने, आपने एक वो CaO लिया था, दैट इज कोल, कोल नहीं, लाइम, चूना, और आपने उसमें वाटर डाला, उसमें अपने आप हीट निकली, आपने हीट नहीं दी, हीट अपने आप निकली है, दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वहीं एक थर्माइट रिएक्शन होती है जो हम लोग रेलवे ट्रैक को रिपेयरिंग करने के लिए लगाते हैं, वो आपकी होती है, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे वो रिएक्शन होती है बहुत सारी हीट निकलती है, ठीक, वो हो गई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बेसिकली यहाँ पर हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बात करना है। तो देखो अभी क्या हुआ, अभी मैंने इस टर्म को मुझे ऑप्शंस को देखा भी नहीं, लेकिन जैसे मेरे ऑप्शन में वर्ड आया, मेरे को जो जो पता था वो मैंने सब अपने माइंड में रिकॉल कर लिया, है ना। अभी क्या हो रहा है, अभी तो दोस्तों मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ तो मुझे 1 से 2 मिनट लग रहे हैं, अगर ये अपने आप रिकॉल करोगे तो आपको लेस देन 2 मिनट में आप रिकॉल कर पाओगे। डिस्कस नहीं करना ना, ब्रेन में आनी है चीजें। हाँ जी, तो अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है, हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग। अगर ये हीट एब्जॉर्ब कर रही होती तो ये एंडोथर्मिक होती, एक्सोथर्मिक नहीं। ये हीट रिलीज टू द सराउंडिंग, यस हीट रिलीज करती है। देयर इज नो चेंज, नो चेंज तो होता ही नहीं है। एनर्जी इज प्रोडक्ट इज नहीं, तो फिर ये तो एंडो हो जाता, दैट मीन ये भी रॉन्ग, इसलिए मुझे आंसर मिल चुका है, दिस इज माई करेक्ट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्वारीजिया। पहले मैं आपको एक्वारीजिया के बारे में थोड़ी सी बातें बताती हूँ। एक्वारीजिया जो हमारे नॉर्मल मेटल्स होते हैं ना, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के बाद वो किसी के भी साथ रिएक्शन नहीं करते, लेकिन अगर हम उन्हें एक्वारीजिया के अंदर डालें तो 3 मिनट के बाद वो उसमें डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब अगर मुझे अपनी गोल्ड ज्वेलरी को क्लीन कराना है तो मैं एक्वारीजिया से ही करूंगी, बट ज्वेलर को ध्यान रखेगा वो कि 3 मिनट से ज़्यादा का टाइम ना हो, नहीं तो उसमें डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक्वारीजिया को रॉयल वाटर भी कहते हैं। ये HCl और HNO3 का 3:1 का एक मिक्सचर होता है। तो यहाँ पे क्या था, ये कॉन्सेंट्रेटिंग मिक्सचर है, सर बिल्कुल ठीक है। ये कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग नोबल मेटल, बिल्कुल ठीक है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट, नहीं, क्लीनिंग कर रहा है ना, डस्ट हटा रहा है, क्लीन कर रहा है, उसको अपने अंदर डिसॉल्व कर रहा है, तो रिड्यूसिंग थोड़ा ना हुआ, क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। मतलब थर्ड वाला स्टेटमेंट रॉन्ग डाल दिया, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 1, 2 और 3। चलो अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd क्वेश्चन है, इसको यहीं पर ले लेते हैं। कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड्स कोलाइड्स। कोलाइड्स इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर where particle size is between 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दिस इज द कोलाइड पार्टिकल्स का साइज छोटा होता है बहुत। अब कहते हैं कोलाइड शो द टिंडल इफेक्ट, ये यस ये कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज है। मैं आपको कोलाइडल सॉल्यूशन की थोड़ी प्रॉपर्टीज बता देती हूँ। जनरली 3 तरह के आपके सॉल्यूशंस होते हैं, 3 तरह के सॉल्यूशन है। एक है सस्पेंशन, एक है कोलॉइडल और एक है ट्रू। तो जो सस्पेंशन होता है उसके पार्टिकल का साइज -5, इसमें -5 टू -7 और ये -8। ठीक, तो ये कोलाइडल का साइज हो गया, राइट। एज वेल एज कोलाइड पार्टिकल्स को आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, और इवन इनको हेट्रोजेनियस होते हैं, अगर आप इन्हें लेफ्ट भी कर दें नॉन डिस्टर्बिंग पोजिशन में तो ये पार्टिकल सेटल डाउन भी नहीं होता है। ठीक है, और ये टिंडल इफेक्ट को फॉलो करते हैं। इवन इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। हो गई सारी प्रॉपर्टीज। ब्लड, मिल्क, ये सी का एग्जांपल है। चलो अब देखते हैं इसमें क्या कहता है। मिल्क एज एन एग्जांपल ऑफ इमल्शन, बिल्कुल ठीक है। इमल्शन में 2 लिक्विड मिले हुए होते हैं और दिस इज कोलॉइडल। एक बार किसी कंपटीशन एग्जाम में इमल्शन का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था, मेयोनीज जो हम लोग खाते हैं अपने सैंडविच वगैरह में, तो मेयोनीज इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन। दोनों लिक्विड से मिलके बना है, ऑयल वाटर जो भी होता है वो आप लोग देख लेना। हाँ, तो इसमें तीनों स्टेटमेंट ही करेक्ट हैं, इसलिए वी विल गो विद दिस। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट पर, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन और यहाँ पर है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, पहले मैं आपको बताती हूँ डिस्टिलेशन मेथड। जनरली डिस्टिलेशन मेथड हम तब यूज करते हैं जब दोनों पार्टिकल्स मिक्सचर के सेम हो, या तो दोनों लिक्विड हो या दोनों गैस हो। जब दोनों लिक्विड है और हमें उन्हें सेपरेट करना है तो हम उनके बॉइलिंग पॉइंट पे देखेंगे। अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 20 डिग्री सेल्सियस से कम है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डाल देंगे, अगर 20 से ज्यादा है तो ओनली डिस्टिलेशन डाल देंगे। ठीक है, अगर एक वॉलेटाइल है
तो वैक्यूम डिस्टिलेशन डाल देंगे, तो अप्रोक्स 25 केल्विन वी सेड यस। अभी आगे देख लो, हाँ बट मैंडेटरी कंडीशन ये है कि डिस्टिलेशन आप तभी यूज करेंगे जब दोनों जो मिक्सचर है वो अच्छी तरह से मिक्स हुए हुए हो, मतलब मिक्सिबल हो, यहाँ पर लिखा हुआ भी है मिक्सिबल। अगर इमिसिबल हुए तो बहुत ईजी है, सेपरेटिंग फनल से सेपरेट कर लोगे। तो इसमें कहता है कि टू मिक्सिबल लिक्विड विद अ लार्ज डिफरेंसेस इन अ बॉइलिंग पॉइंट, नो लार्ज नहीं, डिफरेंसेस लार्ज होता तो ओनली डिस्टिलेशन यूज करते, डिफरेंसेस लेस देन 25 केल्विन ये करेक्ट है। टू मिक्सिबल लिक्विड्स यूज सेपरेटिंग फनल नहीं, सेपरेटिंग फनल से करते तो आपका इमिसिबल होता है ना, ओके मतलब यस इसमें नहीं करते। सॉलिड इंप्योरिटीज फॉर्म अ लिक्विड, नो द करेक्ट आंसर इज योर बी। आपके पास आंसर ऑप्शंस भी होने चाहिए इसके, मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट का सेपरेशन इसी प्रोसेस से किया जाता है। ओके नाउ द नेक्स्ट, गैल्वेनिक सेल द इलेक्ट्रोड्स पे ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। अभी मैंने आपको क्या बताया था अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि गैल्वेनिक सेल में एनोड टू कैथोड इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स एनोड है ना, इलेक्ट्रोड्स जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कहां पर हो रहा होगा, एनोड पर हो रहा होगा, इसलिए इसका एनोड जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है भाई, इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, एनोड हो गया। नेक्स्ट पर आते हैं, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर डायमंड इज एन इंसुलेटर। मैं आपको ऐसे ही बताऊं, रफ स्केच डायग्राम नहीं बनाऊंगी। ग्रेफाइट कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन के साथ तो बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड और एक ही साथ बनाता है वैन डर वाल्स फोर्स। अब वैन डर वाल्स फोर्स तो बहुत वीकेस्ट फोर्स है, फोर्स लगा टूट गया इसलिए इसने कंडक्शन कर दिया। जब आप डायमंड की बात करते हैं, डायमंड दोनों कार्बन के साथ बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, दैट्स मीन नो फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब ये कंडक्शन नहीं करेगा। Reason is graphite each carbon bounded by a 3 carbon leaving the one at electrons per atom for with the van der Waals force. All 4 valencies are occupied। बिल्कुल ठीक है, वही जो मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताया वही स्टेटमेंट में दिया है, इसलिए ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको पता है सर जॉन डाल्टन ने हमारी फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी इंट्रोड्यूस कराई थी, और इनकी जो एटॉमिक थ्योरी थी वो हमारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर बेस्ड थी। पहली चीज, इनकी जो थ्योरी थी उस पर जो पॉइंट्स है उनके पोस्टुलेट्स बोलते हैं, सब में कॉन्ट्राडिक्शंस था। जैसे जो पोस्टुलेट्स, अगर मैं मेन पोस्टुलेट्स की बात करूँ तो मेन पोस्टुलेट्स में फर्स्ट की एटम का सबसे छोटा पार्ट, सॉरी किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्ट एटम है, आप जिसको क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ये कंबाइन हो जाएगा, होल नंबर में ही कंबाइन होगा। और अगर एक एलिमेंट है तो उसके अंदर जितने भी एटम है वो सेम है, बट दूसरा एलिमेंट है उसके जितने भी एटम है सेम है, और ये दोनों कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते। तो कॉन्ट्राडिक्शन सब में आया है, सब में आया है। ठीक है, ये सर जॉन डाल्टन के पोस्टुलेट थे। लेट्स सी यहाँ पर कौन सा बात कर रहा है, कौन सा स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहा है। यहाँ हमें चूज करना है करेक्ट को। एटम्स आर डिविजिबल एंड सब एटॉमिक, नो। सर जॉन डाल्टन ने कहा था एटम को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट्स में हैव अ सेम मास, नो। इन्होंने कहा था आइडेंटिकल बिल्कुल भी सेम नहीं होते हैं, एक एलिमेंट में जितने भी एटम्स है सारे आइडेंटिकल होंगे, दूसरे में वो उसके आइडेंटिकल होंगे, और ये दोनों बिल्कुल डिसिमिलर होंगे। नेक्स्ट, एटम कंबाइन इन अ रेशियो द होल नंबर, ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा कहा था इन्होंने। एटम कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, बिल्कुल भी नहीं। तो हमें हमारा करेक्ट आंसर मिल चुका है, दैट इज द ऑप्शन सी। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट पर ये रहा हमारे पास 28th वाला क्वेश्चन। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्वेश्चन मैं चाह रही थी आप लोगों से डिस्कस करना। अच्छा, अगर मान लो मेरे पास चारों ऑप्शन में बेस है एंड आई हैव टू चूज वन, कि तो मैं कौन सा चूज करूंगी, तो बहुत इजी सी ट्रिक आपको बताती हूँ। आप क्या करें, पहले उनमें जो भी आपके पास एग्जाम्पल थे आप देखें, उसमें से ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में कोई है क्या। अब सपोज कि ग्रुप 1 के ही हैं सारे, तो आप देखेंगे जो सबसे ज्यादा ऊपर होगा, मतलब उसकी पोजीशन वाइज देख लेंगे। तो यहाँ पर जो मुझे लिख रहा है अमोनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, भैया सोडियम आपके फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो आई एम गोइंग विद दिस। समझ में आ गई बात, तो आप लोग ये कंसीडर कर लीजिएगा। अब वैसे भी जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हो तो आपको पूरी पीरियोडिक टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, हेलोजन ग्रुप, इनर्ट गैस, इन 4 का रट्टा मार लीजिए। यही के क्वेश्चंस यहाँ पर मोस्टली, नॉट ओनली यहाँ पर, जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ही इसी के आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं पर आते हैं।
ओके, तो होप यू गॉट इट, आपको आंसर मिल चुका है. नाउ द नेक्स्ट, सोल्डर इज एन एलॉय यूज फॉर जॉइनिंग द इलेक्ट्रिक वायर्स इज कंसिस्टिंग. ओके, सोल्डर जनरली यूज किया जाता है मेटल्स को जोड़ने में, वेल्डिंग में, और लाइटर होता है तो जो हमारा एयरक्राफ्ट होता है उसके पार्ट्स भी बनाने में यूज किया जाता है. ये एक एलॉय है टिन और लेड का, तो इसमें तो डिस्कशन बनना ही नहीं है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, टिन और लेड का एक एलॉय है. ओके, नेक्स्ट पर आते हैं. दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन. द रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड ये ईस्टर बनाता है कैटलिस्ट प्रोसेस को. ओके, ये ना ईस्टर बनाता है. इसमें मुझे एक रिएक्शन भी याद आ रही है. अगर आप एथाइल अल्कोहल को विनेगर के साथ लें, विनेगर क्या है आपका, एसिटिक एसिड, तो ये बनाता है एसिटेट, है ना, एथाइल एसीटेट. ये जो एथाइल एसीटेट है ऑफ कोर्स ईस्टर है, इस प्रोसेस को एस्टिफिकेशंस बोलते हैं. ये जो ईस्टर बनता है ना, इसकी स्मेल होती है, तो इसको हम यूज करते हैं एज अ एसेंस. आपने देखा है ना, जो हमारे बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें स्वीट फ्रूटी से स्मेल आ रही होती है, उसके लिए हम इस प्रोसेस को यूज करते हैं. तो यहाँ पर एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन को एन एसिड कैटलिस्ट, इसमें कैटलिस्ट भी एसिड होता है, सपोनिफिकेशन नहीं बोलते, हाइड्रोजनेशन नहीं बोलते, और पॉलीमराइजेशन नहीं बोलते, तो एस्टिफिकेशन. वैसे ये सारे ऑप्शंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी प्रीवियस पेपर में, फिर भी आपको पता ही होगा, प्रीवियस क्वेश्चन में, सॉरी नॉट पेपर, प्रीवियस क्वेश्चंस में ईस्टरफिकेशंस, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो ईस्टर बनता है विद द स्मेल, तो एसेंस हम लोग जनरली यूज करते हैं, फ्रूटी स्मेल वाले एसेंस हो गए. ठीक, तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन के सेट्स. होप आप लोगों को समझ में आए होंगे. इनके थ्रू हमने अलग अलग टॉपिक्स जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कलेक्ट करने की कोशिश करी है, जो आपके रिवीजन में बहुत हेल्प कर रहा होगा, है ना. अभी और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, ऐसे ही उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे, विद डिटेल प्रैक्टिस करेंगे. थैंक यू एंड जय हिंद.